हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों यकीन मानिए आज का ये जो वीडियो होगा हमारा बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आपका साइंस पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। विज्ञान हम लोग आज पढ़ेंगे और साइंस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो फिज़िक्स पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, फिज़िक्स में आज हम आपके लिए एक टॉपिक खास लेकर आए हैं जिसको कि हम लोग जानते हैं एनर्जी के नाम से। आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे आपका एनर्जी, ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। और दोस्तों ऊर्जा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। मतलब एनर्जी को दोस्तों डिफाइन ही ऐसे किया गया है, इट मे बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब दोस्तों कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अब दोस्तों बात ये आया एनर्जी हम कैसे गेन करते हैं, तो हम भोजन के माध्यम से दोस्तों एनर्जी को गेन करते हैं। और एक महत्वपूर्ण खास बात ये कि क्या बोला जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर देखें, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब दोस्तों इसको ना तो ख़त्म किया नष्ट किया जा सकता है, ना इसको बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि एनर्जी जो होता है दोस्तों ये बहुत सारे रूप के होते हैं, रूप में होते हैं। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसा हम सब जानते हैं कि ईश्वर एक है, उनके रूप बहुत सारे हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों ऊर्जा जो है इसका रूप बहुत सारा है, ठीक है। जैसे दोस्तों एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तमाम प्रकार के एनर्जी के रूप है कि नहीं। तो दोस्तों दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो एनर्जी को दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम कह सकते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो तो आप उसको क्षमा करिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी, दोस्तों फिजिक्स में सारा चीज़ बॉडी है, हर एक वस्तु क्या है, बॉडी है। पिंड मतलब क्या, बॉडी, ठीक है, कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट। तो कोई भी बॉडी दोस्तों अगर मोशन में है, ठीक है, कोई भी वस्तु अगर मोशन में है, उस मोशन के वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर है, जो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब गति के कारण जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी को दोस्तों ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी बॉडी के पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड है उसमें, वो है पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्षमता, है कि नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ, अपने पोटेंशियल को बढ़ाओ। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ सामान्य एकदम साधारण लैंग्वेज में, जैसे डैम में पानी को स्टोर करके रखा जाता है, तो जैसे ही उसको गेट को छोड़ा जाए तो धड़धड़ा के दोस्तों पानी जो है बह जाएगा। तो उस पानी में दोस्तों जब वो डैम में स्टोर करके रखा गया है तो उसमें एक ऊर्जा, उसमें क्या है, संचित किया गया है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। बात समझिएगा, स्थितिज ऊर्जा उसको बोलेंगे दोस्तों। ये समझ में आया। और अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें आपसे दोस्तों, जैसे गुलेल होता है, बचपन में आपने सब गुलेल से खेला भी होगा, कैटापल्ट जिसको बोलते हैं। तो उसमें जब हम लोग पत्थर को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, उस पत्थर में स्ट्रेच जब करते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है, वो पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप उसको रिलीज़ करते हैं अपने हाथ को तो वो आगे भाग जाता है पत्थर और अपने टारगेट को हिट करता है। उसी तरह से दोस्तों जो बो होता है, एरो और बो मतलब तीर और धनुष में भी यही चीज़ होता है। तीर को जब आप स्ट्रेच करते हैं और छोड़ते हैं तो अभी जब स्ट्रेच है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो दोस्तों है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ और समझिए, जैसे मान लो मेरे पास ये मार्कर है और हम इसको ज़मीन से दोस्तों 1 मीटर का ऊंचाई पे रखे हुए हैं, ठीक है, 1 मीटर का ऊंचाई पे, 1 किलो इसका मास है। और दोस्तों आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से इसको अपने और खींचती है।
तो अगर हम चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाए किसी भी वस्तु का, तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। mdh मत भूलिएगा, क्योंकि mdh वाले चचा अब नहीं रहे, mgh से काम चलाइए। मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हाइट है हमारा, तो इस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। और अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर है, एम क्या है मास है, वी क्या है वेलोसिटी है। डेरिवेशन हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे, डेरिवेशन जब हम आपको मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तब वहाँ पे देख लेंगे डेरिवेशन, ठीक है। खैर अभी हमको इसका ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया कि काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला। हमको कुछ आप लोगों तक पहुँचाना है एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और हम उस पर धीरे धीरे आ रहे हैं। दोस्तों इससे पहले एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेंगे कि यूनिट क्या होता है। एनर्जी का जो यूनिट है दोस्तों उसको जूल कहते हैं, ठीक है, इसको जूल कहते हैं। और वर्क का जो यूनिट होता है वो भी जूल होता है। दोस्तों फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेम होता है दोस्तों। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक क्वांटिटी का एक ही यूनिट हो सकता है। जैसे कि दोस्तों प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से दोस्तों स्ट्रेस जो होता है उसका भी सेम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक चीज़ समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है मास और यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी। दोस्तों ये इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं दोस्तों। तो न्यूमरेटर में जो भी चीज़ है ना, इस इक्वेशन में, इस यहाँ पे दिख रहा है इक्वेशन, तो ये मास और काइनेटिक एनर्जी है ना दोस्तों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी प्रकार से वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए दोस्तों। अगर हम लिखें ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे Gm1m2/r², तो दोस्तों मास ये वाला m1 ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m2 भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दोस्तों ये बट्टा के जो नीचे r लिखा हुआ है ना, ये इसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए। मतलब दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का इतना सा मतलब है कि कभी भी अगर आप मास को बढ़ाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, और अगर मास को घटाइएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। उसी प्रकार से अगर वेलोसिटी बढ़ाइएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटाइएगा काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। इसका इतना सा मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का। लेकिन दोस्तों अब ये सवाल आया कि कितना मास बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, और कितना वेलोसिटी बढ़ाएं तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगा, या उसका वाइस वर्सा। तो वही चीज़ दोस्तों अब हम लोगों को समझने का ज़रूरत है। तो चलिए अब हम लोग उसको पहले फटाफट से समझ लेते हैं। दोस्तों उससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है। वो क्या होता है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m। दोस्तों ये P क्या है, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, P बराबर जो m भी आप पढ़े हैं यही चीज़ है P हमारा। एक ये भी फार्मूला होता है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा दे सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं फटाफट। दोस्तों एक बात याद रखिएगा हमेशा, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट नोट करिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पॉइंट्स टू बी नोटेड। इस पॉइंट को हम चाहते हैं आप नोट करके रखें और याद कर लें। पहला, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, चलिए इंग्लिश में ही लिख देते हैं या हिंदी में ही लिख देते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, यदि मास को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, यदि मास को दोस्तों 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुना हो जाता है, 2 गुना बढ़ जाता है या 2 गुना हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा पहला। दोस्तों क्या बोला, इफ़ मास इज़ डबल्ड, तो दोस्तों उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो कभी भी अगर हम लोग मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगा। उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 2 देखिएगा कि यदि मास को आधा कर दिया जाए, दोस्तों आधा मतलब क्या हुआ, हाफ। यदि मास को हाफ कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी
आधा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया। चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि यदि वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए, यदि वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 गुना? क्योंकि v स्क्वायर में होता है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि यदि दोस्तों वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए, आधा का मतलब दोस्तों 1/2 कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट। दोस्तों एक और लिख लीजिएगा कि यदि P को, दोस्तों P क्या है? लीनियर मोमेंटम है। फिर से समझिए, P क्या है? लीनियर मोमेंटम है। यदि P को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना बढ़ा दिया जाए, दोगुना बढ़ा दिया जाए, तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी है ये 4 गुना हो जाएगा अभी भी, क्योंकि P स्क्वायर के फॉर्म में होता है। दोस्तों ये पॉइंट आप पहले नोट करिए, हम ये चाहते हैं आप इसको नोट कर ले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानिए आपका एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रिलेशन से देगा दोस्तों। तो ये 5 अभी हुआ काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं आगे। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एक बार हमारे स्कूल में कुछ लोग आए थे बाहर से। ठीक है, तो सभी क्लास में खड़े हुए, सभी बच्चे जो भी हमारे क्लास में थे, तो सबसे पूछा गया कुछ क्वेश्चन। तो मेरा एक फ्रेंड था, उससे भी पूछा गया कि बताओ बाबू, आपका जो फेवरेट लीडर है वो कौन है? ठीक है, फेवरेट लीडर कौन है? तो वो बोलता है सर लालू प्रसाद। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि बताओ, कारण बताओ, लालू प्रसाद आपको क्यों पसंद है? तो कहता है सर क्योंकि वो गुंडा है। ठीक है, तो फिर वो जाने के बाद जब सब लोग चल गए तो उसकी दम भर कुटाई हुई क्लास टीचर के माध्यम से। ठीक है, और भी पूछा गया। तो उसके बाद एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ बाबू, खतरे का जो निशान होता है, डेंजर का जो साइन रेड होता है, वो क्यों होता है? तो दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है, इसका एक आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अब हम अपना टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। क्या है टॉपिक हमारा दोस्तों? अब हम लोग देखेंगे थोड़ा लिफ्ट वाला केस, लिफ्ट में क्या होता है। ठीक है, लिफ्ट करा दे, आप एक गाना भी सुने होंगे। तो आज हम लोग लिफ्ट में समझते हैं कुछ केसेस को। 3 केस समझेंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर हम लोग लिफ्ट में सवार कर रहे हैं, या तो ऊपर जाएंगे या लिफ्ट से नीचे आएंगे सवार होके, या ऐसा केस हो सकता है हम नीचे आ रहे हैं और रस्सी टूट जाए लिफ्ट का। तो 3 केस होगा। तो क्या क्या होगा हमारे साथ दोस्तों, ध्यान सुनिए। जब हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, जब हम लिफ्ट से ऊपर जाते हैं दोस्तों, याद समझिए। पहले मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ठीक, एक्सेलरेशन क्या है? ए। चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जो वेट होता है, वेट और मास में डिफरेंस है। वेट जो है वो बदलता है दोस्तों, और मास नहीं बदलता। मास हर जगह सेम रहता है, लेकिन वेट बदलता है। तो वेट क्या है? एक प्रकार का फोर्स होता है। वेट एक प्रकार का फोर्स होता है। ठीक है, W बराबर आप पढ़े होंगे mg होता है। तो एक तो लिफ्ट में, अगर आप लिफ्ट में मान लीजिए सवार है, तो एक तो आपका वेट है लग रहा है इस लिफ्ट पे, जो कि नीचे की ओर है mg, और एक्सेलरेशन जो है वो इस लिफ्ट को ऊपर की ओर खींच रहा है। आप ऊपर जा रहे हैं क्योंकि। तो यहाँ पर जो चीज़ें काम करती है वो हो जाता है ma। आपका वेट जो है वो क्या हो जाएगा? पहले तो आपका mg जो खुद का वेट है प्लस ma। ठीक है, तो ये आपका जो नेट वेट होगा दोस्तों, नेट वेट
ये आपका इतना हो जाता है और आपको अपना जो भार है वो बढ़ा हुआ महसूस होगा। जब कभी भी आप लिफ्ट से ऊपर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा वेट बढ़ गया है, आपको लगेगा कि हमारा वज़न बढ़ा हुआ महसूस होगा या होता है। ठीक है, पहला केस ये था हमारा कि जब भी हम लिफ्ट से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें हमारा भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। उस केस में ये फार्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा केस करते हैं। जब हम लिफ्ट से नीचे जाते हैं दोस्तों, जब हम लिफ्ट से नीचे जाते हैं तो उस केस में क्या होगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन हमारा ए ही है और इस बार हम नीचे की ओर जा रहे हैं, तो बस यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, और हमें अपना वज़न जो है वो घटा हुआ महसूस होगा। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप नीचे जा रहे हैं और रस्सी टूट जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, कभी रस्सी ही टूट जाए, रस्सी लिफ्ट का रस्सी टूट जाए। देखिए कितना मज़ा आएगा अभी, रस्सी अगर टूट जाएगा तो रस्सी अगर टूट जाएगा तो आप पहली बात तो ये है कि जी जो है वो आपको खींच रहा होगा नीचे की ओर। ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपका एक एक्सेलरेशन होगा ए नाम का जो एक्सेलरेशन यहाँ काम कर रहा है। तो अगर दोस्तों कभी भी ए ग्रेटर देन हो जाए जी से, ये जो हमारा एक्सेलरेशन है ए अगर कभी भी ये बढ़ जाएगा इस जी की तुलना में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उठ के जाएंगे और छत में जाके टकरा जाएंगे धड़ाम से, मतलब सर जाके टकरा जाएगा ऊपर इस छत से। ठीक है, ये तीसरा केस हमारा दोस्तों था। इतना आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे तैरने का नियम क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का नियम। ठीक है, या दोस्तों इसको हम लोग पहले समझते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, यूरेका वाला। ठीक है, देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो क्या कहता है कि कभी भी जब किसी भी पिंड को, किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को अगर हम द्रव में या तो पूरा या आंशिक रूप से अगर डुबाते हैं तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः उसमें डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। मतलब मान लो जब कभी भी हम लोग कुआं से पानी भरते हैं तो जब बाल्टी रहता है कुआं के अंदर पानी में डूबा रहता है तो आप पुली से जब खींचते हैं तो हल्का महसूस होता है, लेकिन जैसे ही वो पानी के सरफेस से दोस्तों वो ऊपर आप खींचेंगे तो आपको उसका वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। प्रैक्टिकल है ये सब चीज़। तो वही चीज़ कहलाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब इस केस में एक सवाल का जन्म हुआ कि जो नेल होता है, आयरन का जो नेल होता है, आयरन का नेल और एक बड़ा सा शिप जो है ये पानी में डूब जाता है नेल, लेकिन शिप क्यों नहीं डूबता है, इस बात का जो आंसर है वो हमको अभी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ समझना पड़ता है। पहला बात तो इसका शेप जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है, और एक चीज़ और रिस्पॉन्सिबल है, उसको समझिए क्या होता है। देखिए जब कभी भी मान लो यहाँ पे हमारे पास एक तालाब है या नदी कुछ भी है, इसमें पानी है, ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग किसी भी वस्तु को लिक्विड में डालते हैं ना, जब पानी में घुसाते हैं, द्रव में घुसाते हैं, तो उस पर दो फोर्स काम करता है। बहुत ध्यान से समझिए, जब किसी भी वस्तु को हम लोग द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर दो प्रकार का फोर्स काम करता है। उस पर दोस्तों दो प्रकार का फोर्स काम करता है। एक तो उसका खुद का वेट, और एक दोस्तों होता है बुयांसी जिसको बोलते हैं, या जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, उत्प्लावन बल। दोस्तों फोर्स भी बहुत तरह का होता है, आप पढ़े होंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो उसमें एक क्या होता है हमारा बुयांसी। तो उत्प्लावन बल जो है वो लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है किसी भी वस्तु पे, और ये ऊपर की ओर लगता है। ये क्या होता है, ऊपर की ओर लगता है हमेशा। बुयांसी फोर्स क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को पानी में फेंके तो पानी क्या करता है, उसको ऊपर फेंकने का कोशिश करता है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि जब कभी भी किसी वस्तु को हम द्रव में डुबाते हैं, किसी लिक्विड में डुबाते हैं या पानी में डुबाते हैं, तो दो प्रकार का फोर्स काम करता है, एक उस वस्तु का वेट और एक बुयांसी जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, ठीक है।
तो इसको अगर हम मान ले W, दोस्तों अगर हम इसको W मान ले और अगर हम इसको W1 मान ले तो 3 केस का जन्म हो सकता है। क्या हो सकता है? 3 केस का जन्म हो सकता है। ध्यान से समझिए। पहला केस क्या हो सकता है कि W इज़ ग्रेटर दैन W1, मतलब दोस्तों भार जो है उस वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो जाए तो वस्तु दोस्तों पानी में डूब जाएगा, वस्तु पानी में डूब जाएगा। इस केस में अगर ये वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा हो जाए तो वस्तु डूब जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है हमारा कि W और W1 बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि वस्तु का भार और उत्प्लावन बल W और W1 दोस्तों बराबर हो जाए। वस्तु का भार उत्प्लावन बल बराबर हो जाए तो दोस्तों वस्तु जो है लिक्विड का सतह के अंदर तैरने लगेगा दोस्तों, तैरने लगेगा। अभी हम आपको डायग्राम से समझा देंगे क्या मतलब है इसका कि W और W1 बराबर जब हो जाएगा तो वस्तु मेरा पानी में तो आ जाएगा, पानी में तैरने लगेगा, पानी के अंदर। और तीसरा केस कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें हमारा दोस्तों तीसरा केस यहाँ लिख रहे हैं जिसमें कि W इज़ लेस देन W1, मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वस्तु का भार और उत्प्लावन बल में मेरा उत्प्लावन बल ज़्यादा हो जाए तो इस केस में क्या होगा दोस्तों? वस्तु पानी के सतह पर, कुछ भाग पानी के सतह पर और कुछ भाग उसके अंदर तैरने लगेगा। इस केस को समझिए। जब हमारा भार उत्प्लावन बल से कम हो जाएगा तो वस्तु जो है कुछ भाग उसका पानी के सतह पे तैरेगा और कुछ भाग उसके अंदर तैरेगा। मतलब अगर हम इसको डायग्राम से समझना चाहें तो देखिएगा, यहाँ पे हम आपके लिए डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे समझिए डायग्राम, देखिए यहाँ पे अगर हम एक ऐसा बना लेते हैं कंटेनर और इसमें हम पानी भरे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? पानी है। तो देखो वस्तु अगर हम इसमें डाल दें, ये देखो पहला केस है जिसमें मेरा वस्तु पूरा डूब गया था, ये देखो वस्तु डूब गया, ये केस है W इज़ ग्रेटर दैन W1। दूसरा केस में क्या था? W इज़ इक्वल टू W1, तो मेरा पानी सतह के अंदर तैरेगा। ये देखो ये क्या केस है? W इज़ इक्वल टू W1। और तीसरा केस है आधा पानी के ऊपर रहेगा और आधा पानी के नीचे रहेगा, कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे, और वस्तु तैरेगा, मतलब कि W इज़ लेस दैन W1। देख लो, ये चीज़ कहलाता है तैरने का नियम। समझ में आया? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, एक इम्पॉर्टेंट बात और समझिएगा। कोई भी चीज़ कैसे तैरता है उसको समझिए, कोई भी चीज़ कैसे तैरता है। देखिए कभी भी कोई भी वस्तु अगर कोई द्रव में है, डाला जा रहा है, कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु अगर पानी में डाला जा रहा है तो ये डिपेंड करता है कि इसका वेट, उस बॉडी का वेट कितना पानी को हटा रहा है। तो उस पानी का भार अगर इसके वेट से ज़्यादा हो जाए तो मेरा वस्तु तैरने लगता है। बात को समझिए। कोई भी लिक्विड में जब कोई वस्तु को डालते हैं तो उसका वेट, ठीक है, उसका वेट कितना पानी का वेट को डिस्प्लेस कर रहा है, हटा रहा है। अगर वो हटाया गया पानी का भार अगर इस भार से, इसके भार से ज़्यादा हो जाए तो मेरा वस्तु तैरने लगता है। और यही होता है कि मेरा जो जहाज होता है उसके शेप की वजह से, उसके द्वारा ये जो शिप पानी में जितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है वो ज़्यादा है इसके खुद के भार से, और इस वजह से ये जहाज़ जो है पानी में तैरने लगता है। लेकिन एक कांटी की अगर हम लोग बात करें, अगर एक आयरन का नेल का बात करें, तो जितना वजन इस कांटी का होता है वो जितना पानी को हटा रहा है, जितना पानी का भार को हटा रहा है वो बहुत कम है इसके खुद के वजन से, और इस वजह से पानी में कांटी डूब जाता है। समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें होता है, प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया। तो एक क्वेश्चन का जन्म होता है कि अगर कोई भी मान लो कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, कोई कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें बर्फ़ जो है कुछ भाग बर्फ़ का ऊपर में है और कुछ नीचे और तैर रहा है।
तो जब ये बर्फ़, ये जो आइस है, ये पूरा मेल्ट हो जाएगा तो इस पानी का लेवल पे क्या असर पड़ेगा। 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, बर्फ़ है, डाला हुआ पानी का कंटेनर है, बर्फ़ तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरा मेल्ट हो जाएगा तो पानी का लेवल पे क्या असर पड़ेगा। क्या लेवल बढ़ जाएगा, क्या लेवल घट जाएगा, या रिमेन सेम रहेगा, या कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सेम रहेगा, रिमेन सेम। आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर मेरा हो जाएगा रिमेन्स सेम। ठीक है, उसके तल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर मान लो मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें किरासन का तेल भरा हुआ है, उसमें बर्फ़ तैर रहा है, आधा भाग ऊपर है, कुछ भाग नीचे है। ठीक, तो आपको बताना है कि जब ये बर्फ़ पूरा पिघल जाएगा तो किरासन तेल का जो लेवल है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये आपको बताना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दें कि बर्फ़ जब पानी में डालते हैं तो 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग दोस्तों नीचे की ओर होता है। और यहाँ पे डेंसिटी का खेल है बाबू भैया, तो आपको सोच समझ के इसका आंसर कमेंट करना है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको पूरा अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।